एक माँ, तीन पीड़ित और घटनाओं की एक श्रृंखला जिसे अभियोजकों का कहना है कि बहुत सोच समझकर शुरू किया गया था। नई जानकारियां सामने आई हैं कि हिंसा से ठीक पहले आखिरी पलों में कथित तौर पर क्या हुआ था। आरोप है कि ये एक मसाज से शुरू हुआ और हत्या पर खत्म हुआ। हम लॉ एंड क्राइम केस पर हैं। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। ठीक है, जल्दी से बात करते हैं इस ऐप के बारे में। आपको ये बहुत पसंद आएगा। इसका नाम है अपसाइड। ये आपको रोजमर्रा की खरीदारी जैसे पेट्रोल, किराने का सामान और टेकआउट पर कैशबैक देता है। आपको बस इतना करना है, अपसाइड डाउनलोड करें। ये फ्री है। फिर आप उनके 1 लाख से ज्यादा लोकेशनों में से किसी एक पर ऑफर चुनते हैं। फिर आप अपनी कार्ड से वैसे ही पेमेंट करते हैं जैसे आमतौर पर करते हैं। अगला स्टेप है खरीदारी को वेरीफाई करना। फिर आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। बस इतना ही आसान है। मैंने इसका इस्तेमाल पेट्रोल भरवाने या कभी-कभी टेकआउट के लिए किया है। मैं वेबसाइट पर ऑफर सर्च करता हूं। फिर जब मैं खर्च करता हूं तो पैसे मेरे ऐप में आ जाते हैं। मैं उन्हें सीधे अपने बैंक में ट्रांसफर कर देता हूं। अपसाइट के नियमित यूजर्स औसतन साल में $254 वापस पाते हैं। कैशबैक पाने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करें या क्यूआर कोड स्कैन कर प्रोमो कोड ओटीसी इस्तेमाल करें, जिससे पहली टंकी पर हर गैलन 25 सेंट बोनस मिलेगा। जेना स्ट्रोबल पर अपने बच्चों के पिता और उनके माता पिता की शिकागो के दक्षिण स्थित घर में हत्या के आरोप में प्रथम श्रेणी की हत्या के 9 मामलों का सामना है। हमें पता था कि हिरासत में उसने पुलिस के अनुसार खुद को फंसाने वाले बयान दिए थे, लेकिन अभियोजकों के अनुसार उसने जो कहा उसकी हमें उम्मीद नहीं थी। आप नहीं जान सकते कि कुछ लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। हमने जेना स्ट्रोबल और उसके कथित पीड़ितों में से एक जेक लैम्बर्ट की तस्वीरें देखीं, जिसमें वे अच्छे सह अभिभावक दिखते हैं, लेकिन तस्वीरें पूरी कहानी नहीं बताती। और हम जानते हैं कि अपराधियों की हर तरह की पृष्ठभूमि होती है, उनके पास हर तरह की समस्याएं होती हैं, लेकिन ये मामला जब आप आरोपों के बारे में सोचते हैं तो वाकई चौंका देता है। और फिर आप ऐसी तस्वीरें देखते हैं। ये 2021 की है और इसमें स्ट्रोबल को दिखाया गया है जब वो जेक लैम्बर्ट के साथ अपने एक बच्चे की मां बनने वाली थी। अब ये स्पष्ट नहीं है कि इन हत्याओं से पहले के हफ्तों में उनके रिश्ते कैसे थे, लेकिन अभियोजकों के अनुसार जो कुछ भी स्ट्रोबल के इस कथित हत्याकांड से ठीक पहले हुआ, उसके लिए किसी न किसी स्तर का भरोसा जरूर रहा होगा। अब अभियोजकों का कहना है कि ये जानबूझकर किया गया अपराध है, जिसकी योजना पिछले साल से बनाई जा रही थी। आज स्ट्रोबल ने विल काउंटी इलिनॉय की अदालत में संक्षिप्त पेशी दी। वहां कोर्टरूम में कैमरों की इजाजत नहीं थी। थोड़ी देर में बताएंगे वहां क्या हुआ। इससे पहले मैं आपको जेना स्ट्रोबल और अभियोजकों के अनुसार हुई घटनाओं की नई जानकारी देना चाहता हूं। अब पैच.com ने अभियोजकों द्वारा दायर अदालती दस्तावेज सबसे पहले हासिल किया, जिसमें आरोपों की कई जानकारियां थीं। अभियोजकों ने ये याचिका इस उम्मीद में दायर की थी कि जज ट्रायल से पहले स्ट्रोबल की रिहाई से इनकार करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर ये आरोप सही हैं, तो वो एक सोची समझी हत्यारिन है। अब ये सब 23 मार्च की सुबह के शुरुआती घंटों में शुरू हुआ था। इलिनॉय के टाइनी क्रीक टाउनशिप के नॉर्वे ट्रेल पर, शिकागो से लगभग 1 घंटा दक्षिण में, पड़ोसियों ने 911 पर कॉल की जब पैट्रिक और स्टेसी फोर्ड के घर से गोलियों की आवाजें आईं। वहीं जेक लैम्बर्ट भी रहता था। अब पुलिस ने, जिसे वे हालचाल की जांच कहते हैं, उसके लिए प्रतिक्रिया दी और जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने जेक लैम्बर्ट को पाया। वो बाहर खड़ी एक कार के अंदर मृत पाया गया। ऐसा लग रहा था कि लैम्बर्ट की हत्या कर दी गई थी। उसके साथ उसकी मां और सौतेले पिता भी गोली लगने से मरे मिले। पुलिस के मुताबिक वे घर के भूतल पर दरवाजे के पास थे। स्टेसी फोर्ड 54 साल की थीं और पैट्रिक फोर्ड 55 साल के थे। और हमें पता था कि शुरू में ही पुलिस ने इसे कथित घरेलू हिंसा की घटना माना था। और ज्यादा समय नहीं लगा जब उनके पास एक जांच के दायरे में एक शख्स था और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। वो व्यक्ति जेना स्ट्रोबल है। अब लैम्बर्ट का स्ट्रोबल के साथ एक 3 साल का बेटा और 4 साल की बेटी है। पुलिस ने उनके रिश्ते को कभी साथ कभी अलग बताया। ये जानकारी पैच को दस्तावेज से और अन्य मीडिया को इलिनॉय में मिल रही है, जैसा कि विल काउंटी के अभियोजक बताते हैं। अब पुलिस का कहना है कि स्ट्रोबल रात 11 से 11:30 बजे के बीच लैम्बर्ट के क्रीट टाउनशिप स्थित घर आया, 22 मार्च को। इसके बाद दोनों कथित तौर पर एक संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र गए, जो लगभग 15 मिनट की दूरी पर है। स्ट्रोबल ने अधिकारियों को बताया
कि उसने लैम्बर्ट से कहा था कि उसके लिए उस रात एक सरप्राइज है। अब स्ट्रोबल ने फिर कहा कि नेचर प्रिजर्व बंद था, इसलिए उन्होंने किसी और जगह जाने का फैसला किया। पैच के अनुसार स्ट्रोबल ने लैम्बर्ट से सीट पीछे करने को कहा ताकि वो उसकी पीठ पर मसाज दे सके और बताया कि उसने मसाज गन खरीदी है। आरोप है स्ट्रोबल ने जेक की पीठ लगभग 20 मिनट तक रगड़ी जब तक वो मुंह के बल लेटा था। उसने फिर अधिकारियों को बताया कि जब लैम्बर्ट ने उसकी मसाज करने की तकनीक की आलोचना की तो उसने कथित तौर पर सीट के नीचे से एक पिस्तौल निकाल ली। अभियोजकों का कहना है कि मसाज जारी रही और उस मसाज के दौरान लगभग 8 मिनट तक लैम्बर्ट के सिर पर बंदूक तानी गई थी। ये साफ नहीं है कि उसे पता था कि उस पूरे समय उसके सिर पर बंदूक तानी गई थी। अब स्ट्रोबल ने कथित तौर पर कहा कि उसने उसी वक्त लैम्बर्ट को मारने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर उसने अपने शब्दों में इसे टालने और उस रात ऐसा न करने के बारे में भी सोचा। अभियोजकों के अनुसार लैम्बर्ट के सिर पर बंदूक तानने के करीब 8 मिनट बाद उसने गोली चलाई, जिससे वह घायल हुआ और उसकी मौत हो गई। ये अभियोजकों की बताई कहानी है। स्ट्रोबल ने कथित तौर पर सिगरेट पी और कार में उसकी लाश लेकर जैक के माता-पिता के घर वापस गईं। फिर वो कथित तौर पर जैक लैम्बर्ट की चाबी से घर के अंदर गई और वहीं उसकी मुलाकात पैट्रिक फोर्ड से हुई। फोर्ड ने कथित तौर पर पूछा कि वह वहां क्या कर रही है और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने जैक के सौतेले पिता को गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी। सामने के दरवाजे पर हुई हलचल के बीच जैक की मां स्टेसी नीचे आईं, जिन्हें स्ट्रोबल ने कथित तौर पर गोली मारकर मार दिया। स्ट्रोबल ने कहानी के अनुसार सेंट जॉन, इंडियाना स्थित अपने घर के लिए गाड़ी चलाई, जो इलिनॉइस सीमा से करीब 15 मिनट दूर है। उसने घर से अपनी बहन को फोन कर कहा कि वो चाहती है बच्चों की कस्टडी उसकी बहन को मिले, न कि माता-पिता को। अब लैम्बर्ट और उसके माता-पिता की कथित हत्या के अलावा इस दस्तावेज में उसने अधिकारियों से यह भी कहा कि उसने अपने ही माता-पिता को मारने के बारे में सोचा था। स्ट्रोबल की गिरफ्तारी के वक्त बच्चे उसके माता-पिता के साथ घर पर थे। ये जानकर राहत है कि और जानें कथित तौर पर नहीं गईं। तो जब आप ये सुनते हैं, तो सोचते हैं कि क्या हुआ होगा जिसने किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। फिलहाल हमारे पास हत्या का कोई ठोस मकसद नहीं है। स्ट्रोबल ने कहा कि उसे लैम्बर्ट का बच्चों से बात करने का तरीका पसंद नहीं था और फोर्ड्स बहुत हावी लगते थे। उसने कथित तौर पर कहा कि उसे नहीं लगता था कि बच्चे अपने पिता और उसके माता-पिता के साथ सुरक्षित हैं, जो एक दुखद विडंबना है, खासकर अब लगे आरोपों और उसके कथित कृत्य को देखते हुए। अभियोजकों का कहना है कि स्ट्रोबल की योजना जानबूझकर थी और उसने बताया था कि ये योजना उसके पास पिछले साल से थी। जो बंदूक कथित तौर पर इस्तेमाल हुई थी, वो दिसंबर 2025 में इसी काम के लिए खरीदी गई थी। इसके अलावा उसने ऑनलाइन सप्रेसर भी खरीदा। पुलिस के अनुसार उसके घर में 2 और सप्रेसर और पर्स में एक गोली मिली। स्ट्रोबल ने पहले आत्महत्या के बारे में भी सोचा था। उसने पुलिस को बताया था कि वो बच्चों के साथ खिड़की से कूदने वाली थी, लेकिन पिछले साल उसकी योजना कथित तौर पर हत्या की ओर बढ़ गई। अभियोजकों के मुताबिक उसने पिता से राइफल ली और कहा कि वो जेक लैम्बर्ट को मारना चाहती है, लेकिन उसके पास कोई योजना नहीं थी। स्ट्रोबल ने पुलिस को बताया कि वो बच्चों के साथ ज्यादा समय नहीं बिताती थी, बेरोजगार थी और उसने स्वेच्छा से बच्चों को लैम्बर्ट और उसके माता-पिता को सौंप दिया था। स्थानीय मीडिया के अनुसार स्ट्रोबेल की जनवरी 2025 में पुलिस से पहले भी बातचीत हो चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार घरेलू घटना के बाद उसे जबरन भर्ती किया गया था। ये वही घर था जहां उस पर लैम्बर्ट और उसके माता-पिता की कथित हत्या का आरोप है। उस मामले में कोई आरोप दर्ज नहीं हुआ था। स्ट्रोबेल के रिकॉर्ड में सिर्फ 2018 का ट्रैफिक उल्लंघन मिला। अब आज कोर्ट में पैच की रिपोर्ट है कि स्ट्रोबेल कोर्टरूम में मौजूद थीं। ये सुनवाई लगभग 1 मिनट ही चली। वह पूरी तरह होश में और संयत लग रही थीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से बात की, ऐसा कहा गया। स्ट्रोबेल ने कथित तौर पर जज से कहा कि उन्होंने एक वकील रखा है, लेकिन वो वकील आज मौजूद नहीं हो सकता। स्ट्रोबेल कल फिर कोर्ट में अपने वकील के साथ प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस करेंगी। इस समय स्टेसी, जैकब और पैट्रिक को जानने वाले लोग उन्हें याद कर रहे हैं और मानते हैं कि उन्होंने दुनिया में बहुत अच्छाई की। जे की शोक सूचना में उन्हें एक प्यार करने वाले बेटे, पिता और कई लोगों के प्रिय मित्र के रूप में बताया गया है। उनकी शोक सूचना में सेलिब्रेट रिकवरी, चर्च में दान देने का कहा गया है, जो नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद करता है। पैट्रिक गोल्फ खेलने के शौकीन थे। दोस्तों के मुताबिक वो परिवार और पोते-पोतियों से बहुत प्यार करते थे। एक दोस्त ने लिखा
कि उनकी कमी शब्दों में नहीं बताई जा सकती। स्टेसी ग्राफिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में फाइनेंस डायरेक्टर थीं और कंपनी ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि वह 20 वर्षों से उनकी रीढ़ थीं। अब इससे पहले कि हम जानें कि इस मामले में आगे क्या हो सकता है, आप जानते हैं, यह जाहिर तौर पर घरेलू हिंसा का एक बहुत ही गंभीर और डरावना मामला है। अगर आप या कोई जानने वाला घरेलू हिंसा का शिकार है, तो नेशनल डोमेस्टिक वायलेंस हॉटलाइन 1800-799 सेफ पर कॉल या 88788 पर स्टार्ट लिखकर मैसेज करें। पहचान गुप्त रहेगी। ये एक लाइन है जिस पर 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन कर्मचारी उपलब्ध रहते हैं। अब हमारे साथ मेल्बा पियर्सन हैं, सिविल राइट्स और क्रिमिनल लॉ अटर्नी, पूर्व अभियोजक, जिन्हें यूट्यूब पर योर रेजिडेंट लीगल दीवा कहा जाता है। आपका लॉ एंड क्राइम पर आना हमेशा अच्छा लगता है। ये कहानी का एक हिस्सा है जिसे हम देख रहे हैं। एक और आरोप है कि उन्होंने कथित रूप से कहा था कि उनके पास जैक लैम्बर्ट को मारने की योजना थी, इससे पहले कि ये सब हुआ। कहा जाता है कि उन्होंने कभी पिता की बंदूक ली थी और भले ही वह उसे मारना चाहती रही हो, उस समय उसके पास कोई योजना नहीं थी। लगता है ना तो कोई आरोप लगा था, ना ही पुलिस को रिपोर्ट हुई थी। शायद पुलिस इसे पहली बार सुन रही है। मुझे लगता है कि कानूनी दृष्टि से उस पर लगे आरोपों में इन बातों का क्या असर है। अगर लोगों को उसकी समस्याओं और इरादे का पता था, तो इसे रोका क्यों नहीं गया? खुशी है आपके साथ जुड़कर क्रिश, और इसमें कई स्तर हैं। तो सबसे पहले ये तथ्य कि उसने पहले भी इस तरह की कोशिश की थी। भले ही उसने वास्तव में उस पर हमला करने या ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन उसने पहला कदम उठाया था, जैसे कि हथियार हासिल करने की कोशिश करना और यह कहना कि वह अपने पार्टनर को मारना चाहती है। यही एक ऐसी बात है जिसे अभियोजक निश्चित रूप से ये दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरह से ये बचाव पक्ष द्वारा दी जाने वाली कुछ दलीलों को कमजोर कर देगा, जैसे कि वे कहेंगे कि वो मानसिक रूप से बीमार है और ऐसी बातें। खैर, वो पहले भी ऐसा करने की मंशा बना पाने में सक्षम थी। तो उस पहले के संपर्क के साथ मुझे लगता है कि अभियोजक इसका इस्तेमाल ये दिखाने के लिए कर सकते हैं कि उसके पास इरादा था, वह इरादा बना सकती है, और यह कोई दुर्घटना नहीं थी, वह गुस्से में थी, आत्मरक्षा या ऐसा कुछ नहीं था। तो यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब अगर हम पिता की बात करें, खासकर दीवानी दृष्टिकोण से, तो इसमें कोई सवाल ही नहीं है। मुझे लगता है कि पीड़िता के परिवार के जीवित सदस्यों के पास मुकदमा करने के पूरे आधार हैं, क्योंकि सच्चाई यह है कि वो जानते थे कि उनकी बेटी को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं। घर में एक आग्नेयास्त्र था, उसने उनके आग्नेयास्त्र को ले लिया। भले ही उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसने आग्नेयास्त्र ले लिया और यह भी कहा कि वह अपने साथी को मारने का इरादा रखती है। बस उसके पास अभी तक कोई योजना नहीं थी। क्या ये सही है? उसके पास इतना तो था कि वो फोन उठा सके और कह सके, सुनो, शायद तुम 911 पर कॉल नहीं करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन तुम 311 या कोई और नंबर तो कॉल कर सकते थे, और मुझे नहीं पता, फ्लोरिडा में हमारे पास 311 है। आमतौर पर मानसिक स्वास्थ्य संकट में हेल्पलाइन होती है, जिस पर कॉल करने से व्यक्ति अनैच्छिक रूप से अस्पताल में भर्ती हो जाता और उसे जरूरी देखभाल मिलती और उसका निदान हो सकता था, और फिर शायद इससे उनकी जान बच सकती थी। तो ये तथ्य कि उसने कोई कार्रवाई नहीं की और जानता था कि उसके दिमाग में हत्या का विचार था, वही उसकी जिम्मेदारी बनती है। अब यह आपराधिक जिम्मेदारी भी हो सकती है। हमने ये क्रम्बली मामले में देखा है। हमने हाल ही में जॉर्जिया के एक मामले में भी ये देखा है, जहां माता पिता पर आरोप लगाए गए जब उनके बच्चे ने स्कूल में गोलीबारी की थी। ये स्थिति थोड़ी अलग है क्योंकि वो नाबालिग नहीं है, ये स्पष्ट है, लेकिन इसी के साथ उसे ये जानकारी थी कि उसके मन में हत्या करने के विचार हैं, उसके दिमाग में किसी की हत्या करने का इरादा है, और उसने समुदाय की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया। यहां तक कि पीड़ित को भी फोन नहीं किया कि सुनिए, मेरी बेटी अजीब व्यवहार कर रही है, आप जानती हैं, सतर्क रहें, जैसे शायद आप अपनी सुरक्षा बढ़ाना चाहें, किसी को चेतावनी दें, कुछ तो बताएं। हाँ, और शायद ये टाला जा सकता था। देखो, हो सकता है हम उन चीजों में उलझ रहे हैं जिनके बारे में हमें अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी वो साफ तौर पर किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रही है। बिल्कुल साफ है। बिल्कुल साफ है। मेरा मतलब है विकृत, परेशान करने वाला। जो भी नकारात्मक शब्द आप सोच सकते हैं, वही इन आरोपों के लिए सही है। और ये सब जानबूझकर किया गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि वहां कुछ चल रहा है। आप जानते हैं, चाहे उसका निदान हुआ हो या नहीं। अगर आप पिता हैं
और सुनते हैं कि वो पुलिस को कह रही है कि मैंने उसकी बंदूक वापस ली थी और मैं जैक लैम्बर्ट को मारने वाली थी, लेकिन तब मेरे पास कोई योजना नहीं थी। दीवानी मामले के नजरिए से देखें तो आप कैसे साबित करेंगे कि वास्तव में यही हुआ था? क्योंकि पिता तो बस ये कह सकते हैं कि आप जानते हैं, मेरी बेटी पागल है और मुझे तो पता भी नहीं वो क्या कह रही है। हाँ, इसलिए मैंने कहा था कि आपके पास आधार हो सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि आपके पास आधार हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुकदमा सफल ही होगा। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं सोचूंगी, आप जानते हैं, जब परिवार इस भयानक समय और शुरुआती शोक से गुजर लेगा। मैं इसे शुरुआती इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये जीवन भर का दुख है, एक साल में ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूँ। लेकिन जब वे उस शुरुआती समय, आप जानते हैं, पहले शोक और आपराधिक न्याय प्रक्रिया से गुजर लेंगे, तो वे शायद अपने विकल्पों को लेकर यह देखना चाहें कि क्या यह संभव है। मुझे लगता है कि अगर मैं ये ना कहूं कि ये सोचने वाली बात है तो मैं चूक जाऊंगी, क्योंकि हमने नतीजा देखा था। और आखिरकार अगर उसके पास सच में वही हथियार है जैसा उसने कहा था, जो उसने उससे लिया और अपने बिस्तर के नीचे रखा था, अगर समय क्रम भी मेल खाता है, और ये बोझ आपराधिक मामले की तुलना में बहुत कम है। आपराधिक मामले में आपको इसे संदेह से परे साबित करना होता है। सिविल मामलों में ये सबूतों का पलड़ा भारी होना होता है, जिसका मतलब है कि लगभग 51% संभावना है कि उस व्यक्ति ने किया है, जबकि संदेह से परे साबित करना कहीं ज्यादा ऊंची कसौटी है। तो एक रास्ता है, मैं ये नहीं कह रही कि यह जरूर सफल होगा, लेकिन एक रास्ता जरूर है। और आप उस रात उसने जो किया, उन आरोपों को देखें। आप हर आरोप देख सकते हैं। जब उसने पहली बार इस योजना के बारे में सोचा, और ये उसी के शब्द हैं जो पुलिस को दिए, सब कुछ इसी पर आधारित है। लेकिन आप जानते हैं, दिसंबर में इसकी योजना बनाने से लेकर फिर उस रात जब उसने कहा कि वह उन्हें मसाज देने जा रही है, वे कहीं ड्राइव करते हैं। उस पर आरोप है कि उसने उन्हें मार डाला और फिर वो ये सब करती है। आप यह मानते हैं कि यह मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इससे इस बात पर क्या असर पड़ता है कि क्या वो ये कह सकती है कि वो पागल थी, या फिर उस पर जो करने का आरोप है और जो उसने कथित तौर पर पुलिस के सामने कबूल भी किया, उसके बावजूद ये उसके बचाव में कैसे मदद करेगा? तो पागलपन की दलील शुरू से खारिज हो जाती है। कारण यह है कि सबसे पहले पागलपन के मामले में क्या आप अपने सामने लगे आरोपों की गंभीरता को समझ सकती हैं? क्या आप अपनी रक्षा में सही तरीके से भाग ले सकती हैं? ये दो मुख्य बातें हैं जिन पर कोई भी जज ये तय करते समय ध्यान देगा कि क्या आप मुकदमे का सामना करने के लिए सक्षम हैं या नहीं, और साथ ही ये भी कि पागलपन की दलील देना संभव है या नहीं। तो हकीकत ये है कि हाँ, वो समझती हैं कि क्या हो रहा है। वो मुकदमे का सामना करने के लिए सक्षम हैं। मुझे नहीं लगता कि वहां कोई समस्या होगी। अब क्या वो अपने वकील के जरिए अस्थायी पागलपन की दलील देने वाली हैं? मुझे नहीं लगता कि वो काम करेगा, क्योंकि अब हमारे पास उनके अलग अलग समय की ये भयानक बातें रिकॉर्ड में हैं, इसलिए ऐसा नहीं होगा। मसाज गन लाने जैसी बातों की पहले से योजना होना ये दलील देना और मुश्किल बना देता है कि ये बस एक अस्थायी मानसिक टूटन थी। मुझे नहीं लगता ये दलील चलेगी। मुझे लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा ज्यादातर बातचीत में भूमिका निभाएगा। यानी अगर दोष स्वीकार कर समझौते की गुंजाइश हो या ऐसा कोई विकल्प भी हो, है ना? कि सुनिए, आप देखिए, वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, दुर्भाग्य से। उन्हें मानसिक बीमारी थी जिसका पता नहीं चला था, और उसी ने इस सब के लिए हालात बना दिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो पागलपन के कारण दोषी नहीं हैं, क्योंकि उन्हें अपने किए की गंभीरता और हत्या का पता था। ऐसा नहीं था कि उन्हें लगा मंगल ग्रह के लोग आकर अपराध कर गए। उन्होंने कहा, मैंने बंदूक ली, उसे मार डाला, मैंने ये ऐसे किया, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं पता मैं माता पिता के पास क्यों गई, लेकिन मैंने किया। मुझे लगता है कि ट्रायल में इसका इस्तेमाल करके ये कहने के बजाय कि वो दोषी नहीं है, ये बात ज्यादा बातचीत में काम आएगी। मैं भी बस देख रहा हूं, आप जानते हैं, इस आर्टिकल को पढ़ते हुए, जिसमें वो याचिका है जो अभियोजकों द्वारा दायर की गई थी। ये सिर्फ उस रात की कहानी ही नहीं, बल्कि बहुत विस्तार से लिखा गया था कि क्या-क्या हुआ। लेकिन इसमें वो विवरण भी हैं, आप जानते हैं, जब उसने पहली बार ये योजना बनाई थी, वो समय जब उसने कुछ और करने के बारे में सोचा था, जाहिर तौर पर जो उसने असल में किया नहीं। मेरा मतलब है, उसे ये सारे अलग-अलग विवरण बताने में घंटों लग गए होंगे। अगर वो रिकॉर्ड किया गया है, तो आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? और मुझे नहीं पता कि ये ट्रायल तक जाएगा या नहीं।
ऐसा लगता है कि अगर उसने ये सब कुछ शपथ के तहत या उसे उसके अधिकार बताए जाने के बाद कबूल कर लिया है, तो इस समय किसी डिफेंस वकील के लिए ये केस लेना बहुत मुश्किल होगा। मतलब आप इसे कैसे लेते हैं आप जानते हैं। एक ट्रायल अटर्नी या एक प्रोसिक्यूटर के लिए अगर मामला सच में उस मुकाम तक पहुंचता है, तो क्या आप बस 1.5 घंटे की पूछताछ का प्ले बटन दबा देते हैं और फिर उसे जूरी के सामने चलने देते हैं, खासकर अगर वो ये सारी बातें कबूल कर रही है। हाँ, मेरा मतलब है कबूलनामा अभियोजन पक्ष के केस का मुख्य हिस्सा होगा, क्योंकि वो खुद अपने शब्दों में बता रही है कि उसने क्या किया और किस प्रक्रिया से उसने ये हत्या की। तो वो सचमुच जूरी को पूरी कहानी खुद बता सकती है। तो मुझे लगता है बचाव पक्ष के पास एक ही रास्ता है कि या तो पुलिस ने उसे उसके अधिकार सही से नहीं बताए या फिर उस समय उसने अपने अधिकारों को समझा नहीं। जब उसने वो कबूलनामा दिया तब वो पूरी समझबूझ और स्वेच्छा से नहीं था। अगर मैं बचाव पक्ष की वकील होती तो मैं उसे खारिज करवाने का तरीका ढूंढती। और इसके अलावा सच में और कुछ भी नहीं है जो आप कर सकेंगी। क्योंकि इसे खारिज करवाना कितना मुश्किल है, मेरा मतलब है खासकर ऐसी चीज जो जज जानते हैं कि इस केस के केंद्र में होगी। मुझे लगता है कि किसी के अधिकारों का कितना स्पष्ट उल्लंघन होना चाहिए ताकि जज देखे और कहे, आप जानते हैं, ये पूरी पूछताछ जो कुछ भी उसने कबूल किया है, और फिर भी उनके पास शायद ऐसा लगता है कि एक मजबूत केस है, उसके शब्दों के बिना भी, क्योंकि वे उसे इन सारी अलग अलग चीजों से जोड़ने में सक्षम रहे हैं। मुझे लगता है ऐसा कितनी बार होता है जब इतना बड़ा सबूत जैसे इस मामले में केस से बाहर कर दिया जाता है। अरे, ये मेरे साथ भी हो चुका है। तो ये मुमकिन है, नामुमकिन नहीं। क्योंकि हम एक छोटी प्रक्रिया संबंधी गलती की बात कर रहे हैं जो मुख्य जांच अधिकारियों से हुई थी और जिससे सब कुछ बिखर सकता है। तो आप जानते हैं, फिर से अगर उन्होंने समय पर उसे उसके अधिकारों के बारे में नहीं बताया, अगर वह पूछताछ कक्ष में अजीब व्यवहार कर रही थी और उन्होंने नहीं कहा ठीक है रुकिए चलिए, शायद हमें किसी डॉक्टर को बुलाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो, आप जानते हैं, सही मानसिक स्थिति में है या नहीं, या ये पूछना चाहिए, अरे क्या आपको किसी बीमारी का पता चला है, क्या आपके पास, आपने आखिरी बार दवाइयां कब ली थी, ऐसे ही सवाल। अगर वे उस रास्ते पर नहीं गए तो बचाव पक्ष इसे कबूलनामा अदालत से बाहर फेंकवाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मैं नहीं कहती कि ये कारगर होगा, लेकिन वकील होने के नाते हम वही खेलते हैं जो हमारे पास है। कभी अच्छा कभी बुरा मौका मिलता है। तो मुझे लगता है बचाव पक्ष के नजरिए से यही एकमात्र आगे बढ़ने का रास्ता है। और आप सिर्फ उसकी उसकी पृष्ठभूमि को देखें। मेरा मतलब है, आप फेसबुक पर उसकी तस्वीरें देखें। और अगर आपसे कहा जाए कि जानते हो, ये व्यक्ति इस तरह की हत्या की होड़ पर निकलने वाला है, और यहाँ वो है, जैसे कि आप जानते हैं, अपनी 2 साल की बेटी के जन्मदिन की पार्टी में गुब्बारे की सजावट के साथ, आप जानते हैं, ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे कि कम से कम 2023 में तो ऐसा लगता है। कई बार सोशल मीडिया पोस्ट बंद होने के बाद भी सब ठीक लगता है और तस्वीरें सिर्फ उतना ही दिखा सकती हैं। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि कुछ मामलों में अगर हम किसी 18-19 साल के लड़के के बारे में बात कर रहे होते, तो शायद हम देखते, और आप जानते हैं, मुझे नहीं पता कि वहां वो सहानुभूति होती या नहीं जो आप एक ऐसी मां के लिए महसूस करते हैं, जैसी कि हम तस्वीरों में देखते हैं। जैसे कितनी बार ऐसा होता है कि ये चीजें इस तरह से असर डालती हैं, जहां एक अभियोजक कहता है कि वह जूरी के लिए इतनी सहानुभूतिपूर्ण किरदार हो सकती है, जूरी के सदस्य जिन्होंने शायद इस मामले के बारे में कुछ नहीं सुना है, जो बैठेंगे, जैसे ये वास्तव में कैसे असर डालता है कि एक अभियोजक किसी मामले को कैसे लेता है और शायद कैसे प्ली बार्गेनिंग की बातचीत आगे बढ़ती है। देखिए, आपको अपने केस में सब कुछ देखना होता है। इसमें सिर्फ सबूत या इकबाल जुर्म नहीं, बल्कि ये भी देखना है कि आरोपी जूरी के सामने कैसे पेश होगा। अब ये आपकी मुख्य वजह नहीं होनी चाहिए कि आप समझौते की पेशकश करें, लेकिन आपको सोचना होगा कि मैं अपना मामला कैसे पेश करूंगी। मैं कैसे, क्या है, मैं किस बात से शुरुआत करूंगी, मैं किस बात पर खत्म करूंगी, ये सोचते हुए कि ठीक है वो शायद गवाही दे, शायद नहीं, लेकिन हो सकता है कि वो गवाही दे। ये जूरी सदस्यों पर कैसे असर डालेगा। लेकिन फिर भी ये भी याद रखिए कि औसत जूरी सदस्य, खैर, जूरी चयन में आप कोशिश करेंगे कि उन जूरी सदस्यों को हटा दें जिन्होंने इस मामले की बहुत ज्यादा कवरेज देखी हो, तो ये भी एक बात है। लेकिन आप जानती हैं, जब आप उस हिस्से से आगे बढ़ जाते हैं तो शायद जूरी ने फेसबुक पर उसकी और बच्चों की वे तस्वीरें न देखी हों, जैसे, और वो तस्वीरें शायद मुकदमे में पेश भी ना की जाएं। तो
तो हो सकता है कि उन्हें उसका ये पारिवारिक पक्ष देखने को न मिले। आप जानती हैं, जब तक कि बचाव पक्ष अपने केस में ये तस्वीरें या कुछ ऐसा पेश करने की कोशिश न करे, लेकिन फिर भी उसका प्रासंगिक होना जरूरी है। वे बस उसकी और उसके बच्चों की कोई तस्वीर यूं ही नहीं दिखा सकते। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस केस में सबसे बड़ा कारण बनने वाला है। ये ऐसा मुद्दा है जिस पर दोनों पक्षों को सोचना होगा। वो कितनी सहानुभूति पाएगी और फिर इसके नतीजे में क्या हमें, आप जानते हैं, अपनी रणनीति बदलनी चाहिए या उसी हिसाब से बदलाव करना चाहिए। आप जानते हैं, और मैं बस सोचता हूं, आप जानते हैं, जब मैं पढ़ रहा था, आप जानते हैं कि इस कोर्ट डॉक्यूमेंट में क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। ये कुछ वैसा ही था जब हम पिछले हफ्ते केस कवर कर रहे थे। हमें सच में नहीं पता था क्या हुआ था। फिर आपको पता चलता है कि उनके हिसाब से क्या हुआ, जैसे कार में मसाज, घर तक ड्राइव करना और बाकी सब। बस आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? प्रतिक्रिया? सोचिए, जब आपने इसे पढ़ा। आप जानते हैं, इतने सारे ऐसे केस कवर किए हैं, ऐसे केसों पर काम किया है। तो अब जब आपने ये पढ़ा, तो आपके लिए शोबल के बारे में क्या सबसे अलग लगता है? और ये सब जाहिर है आरोप हैं, शायद उस समय की तुलना में जब हमें ये बातें नहीं पता थीं। योजना का स्तर और उसके पहले के बयान, जहां वो अपने पार्टनर के माता पिता की आलोचना कर रही थी कि उसे उनकी परवरिश का तरीका पसंद नहीं था। उसे ये पसंद नहीं था कि कोई बच्चों में से किसी एक के साथ शावर ले रहा था। और आप जानते हैं, भले ही वो हर बात में पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उसके पास ये बातें थी। ओ, इसे कहने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? मेरा मतलब है, उसके जीवन में ऐसे पल थे जब परिवार के साथ उसके साफ मतभेद थे, जो किसी और हालात में मकसद बन सकते थे, है ना? जो उसे वो इरादा बनाने के लिए प्रेरित कर सकती थी। तो आप जानती हैं, मेरे लिए ये सारी अलग अलग बातें एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर पेश करती हैं। और फिर भी मैं बार बार उसके पापा पर ही लौटती रहती हूँ। जैसे आपको पता था कि आपकी बेटी के साथ कुछ गड़बड़ है, और वो कह रही है, भले ही वो मजाक में कह रही हो, अगर वो कह रही है, सुनो, मैं अपने पार्टनर को मारना चाहती हूँ, बस अभी तक कोई प्लान नहीं है। ये कोई हंसी की बात नहीं है। मतलब सच में, मेरा मतलब है। मुझे भी ये अजीब लगा, जैसे अभी भी कुछ था। जैसे जनवरी 2025 में आप पर घरेलू हिंसा का आरोप लगा था, जो उन्होंने कहा, ये रिश्ता कभी बनता, कभी टूटता रहा। लेकिन जैसे उस रात भी जाहिर तौर पर जेक लैम्बर्ट के पास उस पर एक स्तर का भरोसा था, और देखिए, वो उसके बच्चों की मां है। लेकिन ऐसा लगता है कि जितनी भी ये सारी आरोप परेशान करने वाले हैं, फिर भी ऐसा लगता है जैसे उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पर्दे के पीछे ये सारी प्लानिंग चल रही थी। मैं सोचता हूं कि उनका असल रिश्ता कैसा था और उस समय तक कैसा था। हो सकता है उसे बिल्कुल भी अंदाजा ना हो। और फिर से, यही घरेलू हिंसा अंतरंग साथी हिंसा वाले रिश्तों की प्रकृति का हिस्सा है, जहां आप जानते हैं ये आगे पीछे चलता रहता है। कभी हिंसक घटना होती है और फिर माफी मांग ली जाती है, और ये दोनों तरफ से हो सकता है। मेरा मतलब है, महिलाएं पुरुषों के प्रति हिंसक हो सकती हैं, पुरुष महिलाओं के प्रति हिंसक हो सकते हैं। और आप जानते हैं, समलैंगिक संबंधों में भी बात वही होती है। शायद उसने सोचा हो, ओह, अब हम सबसे बुरे दौर से आगे निकल चुके हैं। शायद वो फिर से साथ आने की कोशिश कर रही है, या शायद ये सिर्फ, आप जानते हैं, फिर से वही तीव्र आकर्षण है। और उसने सोचा होगा कि उस पल उसके साथ रहना नुकसानदायक नहीं होगा। और दुख की बात है कि ऐसा नहीं था। तो आप जानते हैं, जो लोग इस तरह के रिश्तों में हैं, उनके लिए बस एक याद दिलाना है कि ये बहुत कम ही बेहतर होते हैं। तो आप जानते हैं, मदद ली। रेन एक शानदार संगठन है, RAINN। आप जानते हैं, वे अंतरंग साथी हिंसा और यौन उत्पीड़न के क्षेत्र में बहुत काम करते हैं। तो बस आप जानते हैं, वहां बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं। और कृपया आप जानते हैं, कोशिश करें कि खुद के लिए मदद लें और खुद को सुरक्षित रखें। एक बेहद दुखद मामला है। मेल्बा पियर्सन, आपको यहाँ लॉ एंड क्राइम पर पाकर हमेशा अच्छा लगता है, ताकि आप हमें इन मामलों को थोड़ा बेहतर समझने में मदद कर सकें। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद, क्रिस। ये था ऑन द केस, लॉ एंड क्राइम प्रस्तुति। YouTube और Spotify पर हमें सब्सक्राइब करें, और अब हम पीकॉक पर भी स्ट्रीम हो रहे हैं। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं, फिर मिलेंगे।